दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी आपकी समझ में कमेंट कर दें। आज हम बात करने वाले महिलाओं को अधिकार दिलाने में बाबा साहेब की क्या भूमिका थी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नारी की विडंबना यह है कि उसे सदियों से मनोविधान के दमनकारी नियमों से जीवन जीने के लिए विवश किया गया, जिसके कारण वे अपने विरुद्ध कानूनों को सहने की अभ्यस्त हुई। इसलिए आज भी अधिसंख्यक महिलाएं मनोवादी व्यवस्था आधारित तथा कथित मनुस्मृति के महिला विरोधी कानूनों का संगठनात्मक तरीके से विरोध नहीं कर पा रही हैं। इसका मूल कारण महिलाओं की मानसिकता में गहराई तक हिंदुत्व के जहर का होना है। देश के सभी महिलाओं को इसे जानकर उसका त्याग करना होगा और अपने विकास के लिए अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। हिंदुत्व की जहरीली विषमतावादी व्यवस्था और उसमें घुमाए गए काल्पनिक भगवानों देवी देवताओं ने उनकी मानसिकता को गुलाम बनाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दयनीय दुर्दशा के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने बम्बई विधान परिषद में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, वायसराय की सभा में और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में संसद में भी भारतीय महिलाओं की कई समस्याओं पर तार्किक चर्चा की और उनके समाधान की मांग की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 18 फरवरी 1927 को बॉम्बे विधान परिषद में एक मनोनीत सदस्यों के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की ओर से विश्व युद्ध में भाग लेने की सलाह भी दी थी। मातृत्व लाभ विधेयक और जन्म संबंधी आलोचना पर उनके तर्क महिलाओं की गरिमा को पहचानने के लिए काफ़ी प्रासंगिक थे। उन्होंने मातृत्व विधेयक का पुरजोर समर्थन किया। उनका तर्क था, यह राष्ट्र के हित में है कि माँ को प्रसव पूर्व अवधि के दौरान और उसके बाद भी एक निश्चित समय तक आराम मिलना चाहिए, और आज विधेयक का सिद्धांत पूरी तरह से उसी सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा होने पर मैं यह मानने के लिए बाध्य हूँ कि इसका बोझ काफ़ी हद तक सरकार को उठाना चाहिए। मैं इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लोगों के कल्याण का संरक्षण सरकार की प्राथमिक चिंता है और हर देश में आप पाएंगे कि मातृत्व लाभ के संबंध में सरकार पर एक निश्चित मात्रा में शुल्क लगाया गया है। महिलाओं ने सत्याग्रहों में भाग लेना शुरू किया और अछूत महिलाओं के बीच शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए महिला संघ भी शुरू किए। 1927 में मंदिर प्रवेश के लिए हुए महाड़ सत्याग्रह में सवर्ण हिंदुओं ने भाग लिया। सादाबाई शिंदे ऐसी एक प्रतिभागी थी। सत्याग्रह में स्त्रियों और शूद्रों को अपमानित करने वाली मनुस्मृति को जलाने का निर्णय लिया गया। मनुस्मृति की होली जलाने के बाद हुए प्रदर्शन में 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद अंबेडकर ने सभा को संबोधित किया और महिलाओं को साड़ी पहनने की अपनी शैली बदलने, हल्के गहने पहनने और मृत जानवरों का मांस न खाने की सलाह दी। इससे टिप्पणी जैसी उच्च जाति की महिलाएं थीं, जिन्होंने उन्हें साड़ी पहनने का सही तरीका सिखाया। 20 जुलाई 1940 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के बिना कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, मैं महिला संगठन में बहुत विश्वास रखता हूं। मुझे पता है कि अगर उन्हें आश्वस्त किया जाए तो वे समाज की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और उनमें उच्च महत्वाकांक्षा पैदा करनी चाहिए। गोल में सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ यादगार भाषण दिए। उन्होंने दलित वर्गों का दृष्टिकोण रखा और डोमिनियन स्टेट्स की वकालत की। उनके भाषणों ने ब्रिटिश जनता पर अच्छा प्रभाव डाला। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उप समितियों में काम किया और स्वशासित
भारत के भविष्य के संविधान में दलित वर्गों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों की योजना तैयार की। अंबेडकर ने वयस्क मताधिकार की तत्काल शुरुआत की वकालत की। 1932 में जब अंबेडकर गोल में सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत लौटे तो समिति की बैठकों में सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी। चूँकि अंबेडकर महिलाओं की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से आश्वस्त थे, इसलिए मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत की राजनीतिक शब्दावली और संविधान में महिलाओं के अधिकारों को पर्याप्त रूप से शामिल करने का प्रयास किया। इसलिए औपचारिक और पर्याप्त दोनों अर्थों में महिलाओं की समानता पर विचार करके उन्होंने औपचारिक और अस्थायी दोनों अर्थों में महिलाओं की समानता के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए, जबकि अन्य सभी सामान्य प्रावधान उन पर लागू होते हैं, जैसे पुरुषों के लिए संवैधानिक प्रावधान। इसलिए 15A, 15(3) व 51A इत्यादि जैसे अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान की तैयारी में उनके महत्वपूर्ण कार्य के कारण इसे मानवाधिकारों के नए चार्टर के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने कानून को एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था बनाने के साधन के रूप में देखा, जिसमें व्यक्ति का विकास समाज के विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अंबेडकर समानता का विचार। उन्होंने भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को शामिल किया। इस विश्वास के आधार पर कि मताधिकार और निर्वाचन क्षेत्र की कोई भी योजना जो राय के प्रतिनिधित्व के साथ साथ व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को लाने में विफल रही, एक लोकप्रिय सरकार बनाने से कम हो जाती है। उन्होंने एक चेतावनी के साथ संविधान प्रस्तुत किया। उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके अधिकार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक से उनका तात्पर्य जीवन जीने का एक तरीका है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांत के रूप में मान्यता देता है। उन्होंने आगे कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हमें यथाशीघ्र इस विरोधाभास को दूर करना होगा, अन्यथा जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को नष्ट कर देंगे, जिसे इस विधानसभा ने इतनी मेहनत से बनाया। अंबेडकर मुख्य रूप से कानून और कानून की प्रभावकारिता में विश्वास करते थे और उन्होंने अपने सपनों के भारत को बनाने के लिए एक संवैधानिक तंत्र विकसित करने के लिए संघर्ष किया, जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का निर्भय प्रभाव हो। अंबेडकर के भारत के दृष्टिकोण में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। उनके पास समान नागरिक अधिकार हैं। जनता द्वारा या उनके लिए बनाए गए सभी संस्थानों, सुविधाओं और सुख सुविधाओं तक समान पहुँच है। उनके पास से भारत के किसी भी हिस्से में बसने या निवास करने, कोई भी सार्वजनिक पद संभालने या कोई व्यापार करने या व्यवसाय करने के समान अवसर हैं। यह सभी प्रमुख और बुनियादी उद्योगों का स्वामित्व राज्य के पास होगा। उन्होंने अनुसूचित जाति के रूप में दलितों के लिए विशेष विशेषाधिकार और सुरक्षा उपायों की वकालत की। संक्षेप में उन्होंने समानता की मांग की, जिससे न केवल आंशिक गलतियों का निवारण होगा बल्कि पर्याप्त लाभ भी मिलेगा जो मुआवजे के रूप में हो सकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी उनका स्तर ऊपर हो। हिंदू कोड बिल। 1948 में जब हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया और सदन के पटल पर बहस हुई तो विधेयक के खिलाफ विपक्ष मजबूत था। अंबेडकर ने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के संवैधानिक सिद्धांतों को इंगित करके विधेयक का बचाव करने की पूरी कोशिश की और कहा कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की विशेषता है और यह एक सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, जिसमें महिलाओं को एक कानूनी फ्रेम प्रणाली में समानता प्राप्त हो और महिलाओं पर अत्याचार, चूँकि महिलाएं समानता से वंचित हैं, इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए एक कानूनी ढांचा आवश्यक है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों। हालांकि यह विधेयक हिंदू रूढ़िवादियों के विरोध का सामना नहीं कर सका। वास्तव में यह विधेयक पितृसत्ता के लिए खतरा था, जिस पर पारंपरिक पारिवारिक संरचना बंधी हुई थी
और यही विरोध का प्रमुख कारण था। इसलिए 1951 में पहले चुनाव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर विधेयक को गिरा दिया कि बहुत अधिक विरोध था। इस मुद्दे पर तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के लिए उनके स्पष्टीकरण से पता चलता है कि कैसे स्वतंत्र भारत की संसद ने अपनी महिला नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा। उनके त्यागपत्र पर दिनांक 27 दिसंबर 1951 में लिखा था, हालांकि अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित अधिकांश प्रावधानों के बाद में 1955-56 के दौरान हिंदू विवाह, उत्तराधिकार, अल्पसंख्यक और संरक्षकता और भरण पोषण पर 4 विधेयकों में पारित किया गया था। बाद में 1976 में हिंदू कानून में कुछ बदलाव किए गए थे। यह अभी भी सत्य है कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित भारतीय संविधान के लागू होने के 50 वर्षों के बाद भी महिलाओं के बुनियादी अधिकार अभी भी उन्हें बहाल नहीं किए गए। हालांकि हिंदू कोड बिल ने भारत में नारीवादी आंदोलन के पुनरुत्थान में मदद की। महिलाओं को अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए अंबेडकर का यह धर्म युद्ध संसद में महिला नेताओं को इस मुद्दे को इसके अधिनियमित होने तक जीवित रखने के लिए प्रेरित करता है। यह महिलाओं के लिए अपनी स्थिति को पहचानने और 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई दूसरी लहर के नारीवाद से ताकत हासिल करके अधिकार आंदोलन को आगे बढ़ाने का शुरुआती बिंदु था। महिलाएं अभी भी बलात्कार, दहेज हत्या, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद, यौन उत्पीड़न, घरेलू और सामाजिक हिंसा, गरीबी आदि जैसे मुद्दों से लड़ रही हैं। जाति व्यवस्था के खिलाफ एक योद्धा, सभी शोषित और गुलामों के मानवाधिकारों के लिए एक सतर्क सेनानी, सामाजिक और आर्थिक अन्याय से मानवता को मुक्ति दिलाने वाले रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। संसद में अम्बेडकर की मृत्यु पर शोक संदेश में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी विशेषताओं के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक थे। लैंगिक समानता पर आधारित समाज का उनका सपना अभी साकार नहीं हुआ और इसलिए उनके विचार सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो महिला सशक्तिकरण का पक्ष लेते हैं। राष्ट्र ने बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न देकर सम्मानित किया, जिसे 1990 में उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने प्राप्त किया। प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से 24 मार्च 1992 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। सामाजिक न्याय की उनकी विचारधारा आम जनता तक पहुँचे। फाउंडेशन ने डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय स्थानों में डॉक्टर अम्बेडकर पीठ, सामाजिक समझ और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार और सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसी योजनाएं लागू की। संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं। मुख्य विशेषताएं। अनुच्छेद 14 गारंटी देता कि राज्य कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15/3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में संक्रामक भेदभाव करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 39A और D राज्य को आजीविका के समान साधन और समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 42 राज्य के कार्य की उचित और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान का आदेश देता है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का मौलिक कर्तव्य लगाता है। अनुच्छेद 243D/3 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या 1/3 से कम नहीं महिलाओं के आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी। अनुच्छेद 243D/3 में प्रावधान है कि प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या 1/3 से कम नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटें नगर पालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। अनुच्छेद 243D/4 SC/ST महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पदों पर
आरक्षण उसी तरह से प्रदान करता है जैसे कि इस राज्य की विधायिका कानून द्वारा प्रदान कर सकती है। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में महिलाओं के हितों की रक्षा और सुरक्षा संवर्धन के लिए विभिन्न विधायी अधिनियम बनाए गए। इनमें से कई विधायी अधिनियम महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए श्रम कानूनों के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। यह शिक्षा ही है जो सामाजिक गुलामी को काटने का सही हथियार है, और यह शिक्षा ही है जो दबे कुचले लोगों को ऊपर आने और सामाजिक स्थिति, आर्थिक बेहतरी और राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं के लिए शिक्षा समाज में उनकी स्थिति को बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। शिक्षा असमानताओं में भी कमी लाती है और परिवार के भीतर भी उनकी स्थिति में सुधार करने के साधन के रूप में भी कार्य करती है। सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के प्रावधान और परिचय में लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए देश में विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक के विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे। विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले बीपीएल परिवारों की अधिक लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार किताबों, वर्दी, भोजन, आवास, युद्ध के लिए कपड़े, मध्याह्न भोजन की मुफ्त आपूर्ति के रूप में रियायतों का एक पैकेज प्रदान कर रहा है। छात्रवृत्तियां, निःशुल्क साइकिल वगैरह महिला अध्ययन के विकास और महिलाओं के बीच शिक्षा और उनकी सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। आपको सलाह मेरे अंतिम शब्द हैं: शिक्षित हो, आंदोलन करो और संगठित हो। अपने आप पर विश्वास रखो। हमारे पक्ष में न्याय होने पर मुझे नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई कैसे हार सकते हैं। यह मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी दास्तां स्वयं ही समाप्त करनी होगी। इसके उन्मूलन के लिए ईश्वरीय महामानव पर निर्भर न रहें। स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह छोटे समरूप समूह होते हैं जिनमें बचत को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से बीपीएल परिवारों को 12 से 20 महिलाओं को शामिल किया जाता है। वे गरीब महिलाओं के प्रबंधित समूह है जो मुख्य रूप से अपनी बचत के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाने और अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें आपस में उधार देने के लिए अस्तित्व में आए। क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण। महिलाओं की उद्यमशीलता, क्षमता और कौशल में सुधार करने के लिए सरकार स्वयं मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण। SHG में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान को मान्यता दी गई है ताकि वे अपने आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम हो सकें। प्रशिक्षण की अवधि और लागत सदस्यों द्वारा चुने गए व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करती है। महिला एवं बाल विकास। विकास प्रयासों में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। महिलाओं, विशेषकर गरीबों, अशिक्षितों के विकास के प्रति जिला प्रशासन के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आया। कामकाजी महिलाएं। छात्रावास। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए अंगुल में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किया गया और 1996 से कार्य कर रहा है। राज्य वृद्धावस्था पेंशन। SOAP राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन। NOP रोजगार और कार्यभागीदारी दर। कार्यभागीदारी दर काफ़ी हद तक समाज में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का संकेत देती हैं। महिलाओं की स्थिति उनके आर्थिक स्थिति से गहराई से जुड़ी हुई है, जो बदले में आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसरों पर निर्भर करती हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ शिक्षा को छोटे परिवारों के मानदंडों को अपनाने में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी गई, जो परिवार नियोजन की आवश्यकता है। देश में रोजगार के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के परिवेश में काफ़ी सुधार हुआ। महिलाएं और राजनीतिक भागीदारी। जन्म, लिंग, रंग आदि परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए राजनीतिक समानता लोकतंत्र के बुनियादी आधारों में से एक है। राजनीतिक समानता में न केवल मताधिकार का समान अधिकार शामिल है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता के संस्थागत केंद्रों तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है। इस प्रकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अर्थ न केवल वोट के लिए अधिकार का उपयोग करना है, बल्कि सभी स्तरों पर सत्ता में भागीदारी, सह निर्णय लेना और सहनीति निर्माण करना भी है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी महिला सशक्तिकरण का अभिन्न अंग है और लैंगिक समान समाज के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग।
जनवरी 1992 में महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने, मौजूदा कानून की समीक्षा करने, संशोधनों का सुझाव देने के लिए विशिष्ट जनादेश के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। जहां भी आवश्यक हो और महिलाओं के अधिकारों और मताधिकारों की रक्षा करे, आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निष्कर्ष, समाज विकास की तथ्य प्रक्रिया में इन असंतुलनों को ठीक होने में कई दशक लगेंगे। पुरुषों और महिलाओं दोनों की शिक्षा से दृष्टिकोण को धारणाओं में बदला आएगा। गहरे बैठे सांस्कृतिक मूल्यों को मिटाना या भेदभाव को कायम रखने वाली परंपरा को बदलना आसान नहीं है। कानून केवल परिवर्तन का एक साधन हो सकता है, इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। प्रभावी कानून परिवर्तन के अभाव के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध की दर कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह भावना प्रबल होती है कि आरोपी बच सकते हैं। यह आवश्यक कानून में निवारक दंडों का प्रावधान किया जाए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। शहरी क्षेत्रों में एक शुरुआत अवश्य हुई है। कामकाजी महिलाएं अपने करियर के अलावा घर और बच्चे के पालन पोषण की मुख्य जिम्मेदारी रखती हैं। बढ़ते तनाव के कारण उनमें हृदय और तनाव संबंधी अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कामकाजी महिलाओं के लिए सहायता प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है। लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा ताकि इसे इस देश की अधिकांश महिलाओं के लिए सार्थक बनाया जा सके। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अब अधिक प्रतिनिधित्व है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जहां महिला प्रधानमंत्री रही है। समय समय पर विभिन्न राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बनी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में एक महिला न्यायाधीश आज आदर्श बन गई। महिला कई बाधाओं को पार कर चुकी हैं और आज बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विभिन्न विभागों के प्रमुख हैं। सेना में भी एक शुरुआत हुई है जब महिलाओं को एससी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन 1993 में लाया गया, जिसने राजनीतिक सत्ता संरचना में समान पहुंच और बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। लोकसभा और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक अब विचाराधीन है। शहरी क्षेत्रों और महानगरों में महिलाओं का सशक्तिकरण देश में विकास का संकेतक नहीं हो सकता। जिस देश की 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में है, जब तक इन इलाकों में महिलाओं की स्थिति में एक साथ नहीं सुधरेगी, उनके लिए विकास में छलावा ही रहेगा। स्वतंत्र आय, रोजगार के अवसर खोले बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का रोजगार मुख्य रूप से श्रम केंद्रित कुशल नौकरियों में केंद्रित है, जहां सरल और पारंपरिक कौशल की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक संस्थानों तक पहुंच का अभाव है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अपने अधिकारों से पूरी तरह बेखबर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विभिन्न उपायों को जीवित वास्तविकता बनाने के लिए बहुत अधिक और ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। यह केवल राज्य और गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयास और औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने, मीडिया आदि के माध्यम से हो सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि उन्हें अपने पुरुष समकक्षों के साथ समान भागीदार बनने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि उनमें परस्पर समान हो। एक दूसरे के साथ रहना और घर तक वित्त की जिम्मेदारियां साझा करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। विवाह और परिवार की संस्था और पवित्रता को कम किए बिना लैंगिक समानता के बुनियादी मान अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं जानता कि इस दुनिया का क्या होगा जब बेटियों का जन्म ही नहीं होगा। स्त्री सरोकारों के प्रति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण के लिए उनका योगदान पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।